हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9 10 के लिए साइंस लेता हूँ। 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ले रहा हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज हम शुरू करते हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हम सीबीएसई जेईई नीट के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं गैस लॉज, फिर हमने पढ़ा था कि उनको कंबाइन करके हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और अब हम पढ़ रहे हैं उन्हीं गैस लॉज या आइडियल गैस इक्वेशन पे बेस्ड हमारी थ्योरी, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब सारी गैसेस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ फॉलो करती है और उनके बिहाफ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी बना दी, तो अब हमारा टाइम आ गया था कि हम एक ऐसी थ्योरी बनाएं जो गैसेस को एक्सप्लेन कर सके। तो उस थ्योरी का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है कि कोई भी गैस के अंदर बहुत सारे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जो इनकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है और जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये वाली वॉल्यूम इनकी ना के बराबर होती है, ना के बराबर, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम जो ये ऑक्यूपाई करते हैं। अब क्या मतलब हो गया? लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा रूम है और उस रूम के अंदर एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है। तो इतने बड़े रूम के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन दूसरे जो देखने वाले होंगे वो तो बोलेंगे कि भाई ये रूम जो है वो क्या है? ऑक्यूपाइड है ना? तो आप देखो ना, इन 2 लोगों ने कितने बड़े रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैस के, उनकी एक्चुअल वॉल्यूम अगर आप उन सबको इकट्ठा कर दो तो उनकी एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है वो इतनी छोटी होती है कंपेयर टू द वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं, उस रूम के अंदर जितनी भी एयर है उस सबको आप कंप्रेस करके पेन की कैप के अंदर फिट कर सकते हो। आपके पास अगर एक छोटी सी पेन की कैप है, उसके अंदर आप उसको फिट कर सकते हो। इतनी छोटी वॉल्यूम उस गैस की, उस एयर की, रूम की हो जाती है, पर रूम की वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई की होती है। तो ये वाला पोस्टुलेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमारे पास इसके बिहाफ पे काफी इंफॉर्मेशन आने वाली है। मैं आपको अभी ज्यादा तो नहीं बता रहा, बट इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हमें डाउट सा क्रिएट होता है, जो हम बाद में क्लासेस में सस्पेंस को ओपन करेंगे। पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब केटीजी कहती है कि कोई भी गैस के पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करते हैं। देन नेक्स्ट हम पोस्टुलेट पे चलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, और ये मूव भी स्ट्रेट लाइन में करते हैं और सारी डायरेक्शंस में करते हैं। और इनकी डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब ये किसी के साथ कोलाइड करेंगे या कंटेनर की दीवार के साथ, वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। तो अगर एक पार्टिकल है वो ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। कोलाइड करने के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है?
चेंज हो जाती है। तो सारे गैस पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। एक और जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने ऊपर वाला पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क किया और अब हम इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। ये पॉइंट पोस्टुलेट कहता है कि गैस पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं आता। अब अगर वो पार्टिकल एक इधर है एक इधर है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। और इस पॉइंट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास आ गए तो भी इनके बीच में कोई भी नो अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं आएगा और रिपल्सिव फोर्स भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के थ्रू मूव करते हैं, इनको किसी भी दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक थ्योरी के ये दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसके बिहाफ पर मामला आगे जाके बहुत खतरनाक होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटी इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्ट करती है क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो इस जिगजैग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। और ये कॉन्टिन्यूअस कोलिजन की वजह से होता है और इस कॉन्टिन्यूअस कोलिजन की वजह से पार्टिकल जो है उनके ऊपर ग्रेविटी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है हमारी थ्योरी का वो भी काफी अच्छा है। वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। सर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताया क्योंकि अभी सिर्फ मूवमेंट है, पर परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन जो होती है, इनफैक्ट गैस पार्टिकल्स परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं। ओनली गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसी कोलिजन शो करते हैं जिसके अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। आप डे टू डे लाइफ में इलास्टिक कोलिजन्स नहीं देखते, हम डे टू डे लाइफ के अंदर इन इलास्टिक कोलिजन्स देखते हैं जिनके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अब आप सिंपल इमेजिन कर लीजिए, आपने एक पेन की कैप को टेबल से नीचे गिरा दिया, तो जब वो टेबल से नीचे गिरेगी, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता पर साउंड एनर्जी तो आती है ना। तो इस वजह से साउंड एनर्जी इज द लॉस ऑफ एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं। भगवान ना करे दो कार्स रोड पे जा रही हैं, आपस में टकराती हैं तो आवाज आती है, साउंड एनर्जी का लॉस। बॉडी डीफॉर्म हो जाती है, डेंट पड़ जाता है तो डीफॉर्मेशन ऑफ बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी का लॉस। और जहां से हिट करती है वो एरिया जो होता है वो गर्म हो जाता है तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो हम डे टू डे लाइफ में इलास्टिक कोलिजन्स नहीं देखते, हम सारी कोलिजन्स इन इलास्टिक देखते हैं, पर गैस पार्टिकल्स ही सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स शो करते हैं। देन कहता है हमारा नेक्स्ट कहता है कि ये कोलाइड तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जब किसी मान लीजिए कोई पार्टिकल, गैस पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसके पीछे से एक गैस पार्टिकल आया जो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो जब वो उसको हिट करेगा तो इनकी मोशंस चेंज हो जाएंगे, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिनकी वजह से इनकी ओवरऑल एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। तो पार्टिकल्स की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, अंदर उनके कंटेनर के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कोलिजन्स की वजह से। अब ये गैस पार्टिकल जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं तो ये क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर।
तो ये प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स की वजह से आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कंटेनर के अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज होगी, इसलिए उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। अभी एक मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन जब वो बहुत जोर से किसी से हिट करेगा या कराएगा अपने आप को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है। लेकिन वेरी नाइस पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ओवरऑल जो होता है वो सेम रहता है, और वो डिपेंड किस पे करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। अगर गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे, ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, राइट। तो आई होप आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। तो लास्ट पॉइंट ने हमको ये बता दिया कि किसी भी गैस पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो हमने 3 पॉइंट्स में काफी जोर दिया है। अगर मैं वापस जाऊं तो वो 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो हमारा ये वाला हो गया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो ना के बराबर होती है एज कंपेयर टू उनकी टोटल वॉल्यूम। दूसरा, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं आते, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो। और तीसरा हमने जो इंपॉर्टेंस दी है वो है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है उनका टेम्परेचर कितना है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो अभी हमने पढ़ा। नाउ काइनेटिक थ्योरी इक्वेशन जो है वो कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स के जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, इट इज इक्वल टू 1/3 mnu²। तो ये हमारे पास एक डिराइव्ड इक्वेशन है। ये कैसे आई हमको वो नहीं पढ़ना है, पर ये हमारे पास एक डिराइव्ड इक्वेशन है जहां पे P गैस का प्रेशर है, V गैस की वॉल्यूम है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटा m है वो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का मास। और जो ये n है वो क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है। और यहां पर हम एक स्पेशल वेलोसिटी ले रहे हैं u, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड, राइट। तो हम अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर क्या, स्पीड। तो ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी से गैस इक्वेशन आती है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 मोल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। अब 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास n क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो जब आप एवोगैड्रोस नंबर से मास ऑफ 1 गैस पार्टिकल मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर आ जाता है, मोलर मास। ये हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इक्वेशन, जब हमने मोल कॉन्सेप्ट किया था, है ना। तो हमने बताया था एक फॉर्मूला, तो वो क्या था, मास ऑफ 1 पार्टिकल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आ गया और उसको हमने क्या लिख दिया, m। तो जो हमारा छोटा m और छोटा n था, अब उससे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये है ना, क्योंकि मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हमने इतना मान लिया, वो किसके बराबर हो गया, गैस का मोलर मास। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास मास और u² तो आ गया, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ नहीं है। तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mv², है ना। अब मेरे पास ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ गया ना। तो अब हमने
ये कैसे रीराइट कर दिया, तो PV इज इक्वल टू 2/3 इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू PV, जहां पे ये किस हिसाब से आ जाएगा, जूल पर मोल के हिसाब से आ जाएगा। सर आपने मोल क्यों यूज किया है, क्योंकि बेटा हमने एवोगाड्रोस नंबर लिया है ना, इस वजह से। लेकिन हम ये जानते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए PV जो है वो RT के बराबर हो जाएगा, क्योंकि N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं PV की जगह RT भी प्लेस कर सकता हूं। अगर मैं PV की जगह RT प्लेस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया विद रिस्पेक्ट टू 3/2 RT, राइट। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर मोल। नाउ अगर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक मॉलिक्यूल के लिए, तो हमको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देख लो एक मॉलिक्यूल के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल पर मॉलिक्यूल, है ना। तो हमने 1 मोल से हम कहां पे आ गए, एक मॉलिक्यूल के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो इसको हमने क्या बना दिया, के, है ना। अब ये भी तो हमारे पास एक कांस्टेंट ही है, एग्जैक्टली। और 3/2 भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो R अपॉन ए एवोगाड्रोस नंबर को हमने क्या बना दिया, के, जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आप R की वैल्यू 8.314 है ना जूल लेते हो, ठीक है ना, और उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास आंसर जो है इतना आ जाता है वैल्यू। तो हमने देखा कि यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर। तो इसी फॉर्मूले से अब हमको क्या पता लग गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप ये भी देख सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, हाफ mu²। तो अगर हाफ mu² है, जहां पे u इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हमने देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर आप इसको रीराइट करते हो तो हमारे पास ये भी आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहां से आ गया, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहां से आ गया। अब अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करें तो एक्चुअली में टेम्परेचर और गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t, अंडर रूट टेम्परेचर। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर। अब इससे हमारे पास एक बड़ी अच्छी सिचुएशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कहना चाहते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो कल को अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर हम कहां तक ले जाते हैं, 0 केल्विन तक, तो उनकी वेलोसिटी तो 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मोशन गैस का क्या हो जाता है, 0 एट एब्सोल्यूट 0, मतलब 0 केल्विन पर, है ना। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गैस पार्टिकल्स उससे पहले ही लिक्विफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि हमने देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है गैस पार्टिकल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर पर। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी इंक्रीज करानी है तो आप टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स का इंक्रीज करा दो।
और अगर आप टेम्परेचर कम करते हो गैस मॉलिक्यूल्स का तो उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूं 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट 0, तो गैस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मोशन, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। लेकिन हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जब टेम्परेचर कितना आ गया 0 केल्विन, वो वहीं पे स्टेशनरी हो गया, वो वहीं पे रुक गया। क्यों? क्योंकि कोई भी गैस उससे पहले ही क्या कर जाती है, लिक्विफाई कर जाती है। तो इस मोशन को, जो गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल मोशन। ऐसा मोशन गैस मॉलिक्यूल्स का जो किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। एंड अगर मैं थोड़ा सा सस्पेंस ओपन करूं तो जरा इस पॉइंट पे आ जाओ। ये जो कह रहा है गैस लिक्विफाई कर जाती है, बेटा कोई भी चीज अगर गैस से लिक्विफाई कर रही है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो वो लिक्विफाई करेगी। लेकिन केटीजी ने तो एक पॉइंट का क्लेम किया था कि देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। अगर ऐसा होता तो कोई भी गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं करती। पर केटीजी का ये पॉइंट तो सरासर गलत होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि सारी गैसेस लिक्विफाई करती हैं, और सारी गैसेस, ऑल गैसेस लिक्विफाई। और अगर सारी गैसेस लिक्विफाई करती हैं तो इनका मतलब है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो केटीजी का जो ये पॉइंट है, इस पे क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क, जिसका सस्पेंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ओपन करेंगे। तो आई होप आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो समझ में आया। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कोई मैंने हाई वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किए, क्योंकि साइंस सबसे सिंपल लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन की जा सकती है। तो अगर बच्चों आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आपके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। राइट। दूसरी चीज, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं जरूर आपकी हेल्प, आपको सपोर्ट करूंगा, और उसके लिए बहुत अच्छा लेक्चर जरूर बना के स्पेशली आपके लिए अपलोड भी करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।